ठंड में अमीर और गरीब बहू की रजाई। ये देखिए मैडम जी, ये पुरानी दुकान की सबसे भारी और मखमली रजाई है। इसे ओढ़ने पर मजाल है जो जरा भी ठंड लग जाए। मगर भैया, इस रजाई का डिजाइन एकदम थर्ड क्लास गरीबों वाला है। मुझे कोई दूसरी रजाई दिखाइए जो देखने में सुंदर हो। रजाई की दुकान में खड़ी तारा की ये बात गरीब बहू कविता के कानों में पड़ते ही वो मन में कहती है, तेरी भी लीला क्या खूब है ऊपर वाले। ये सर्दी तो बंगलों में रहने वाले अमीरों के लिए सुहाना मौसम लेकर आता है, मगर हम जैसे बेबस गरीब लाचार के परिवारों पर आफत बनकर आता है। ये कहानी है किस्मत और दुखों की सताई हुई गरीब दुखियारिन बहू कविता की। इन दिनों पति के पास कोई भी काम न होने के चलते कविता खुद कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही होती है, जिसे वो अपनी बूढ़ी सास और बच्चों का पेट पाल सके। मगर कविता की मालकिन अमीर घर की बहू होने की वजह से बड़ी ही घमंडी है। सुनो भैया, मुझे ये तीनों की तीनों रजाइयाँ पसंद है। आप इन तीनों को पैक कर दो। तीनों पैक कर दूं मैडम जी? हाँ भैया। अरे ओ कविता, खड़ी रहेगी या यहाँ भी आएगी? चल जल्दी जल्दी इन रजाइयों को गाड़ी के अंदर रखवा। जी जी मालकिन। तारा दुकान से कपकपाते हुए निकलकर गाड़ी में बैठकर हीटर एसी चला देती है। थोड़ी सी देर दुकान में खड़े रहकर ठंड से मेरी तो कुल्फी ही जम गई। इन दुकानदार ने हीटर भी नहीं लगवा रखा है। थैंक गॉड जो मेरी गाड़ी में एसी हीटर लगा हुआ है। अरे ओ कविता, तू गाड़ी के अंदर क्यों बैठ गई? चल, तेरी झोपड़ी तो यहाँ से बहुत पास है, चलकर चली जा। अमीर घमंडी तारा कविता को गरीब देखकर अपनी गाड़ी से उतार देती है, जिसके बाद वो ठंड में ही पैदल पैदल अपनी झोपड़ी की ओर चल देती है। ठंड के मारे वो अपनी फटी झीनी साड़ी तन पर ओढ़ लेती है। आज तो बड़ी ठंड है, ऊपर से बर्फीली हवा तो तीर की तरह हड्डियों में चुभ रही है। ये बादल क्यों गरज रहे हैं? लगता है आज आसमान से आफत बरसने वाली है। इतने में उस गरीब की झोपड़ी आ जाती है, जहां अंदर उसके दोनों मासूम बच्चे और बूढ़े सास ससुर हरिहर और गोदावरी ठंड में ठिठुर रहे थे। हे राम, अरे क्यों हम गरीबों पर इतनी ठंड का कहर तोड़ रहा है। दादी माँ, देखो माँ आ गई। माँ, बहुत भूत लगी है। वो पिंटू है ना, पिंटू, उसके घर में उसकी मम्मा ने आज पतोले बनाए हैं और समोसे भी। तुम भी हमारे लिए गरम गरम समोसे बना दो। 5 साल के बेटे की ख्वाहिश को पूरा न कर पाने के असमर्थता से उस गरीब बहू की आंखें छलछला जाती हैं। क्यों ईश्वर, क्यों? आखिर क्यों तूने सारे दुख दर्द हम गरीबों के हिस्से में ही लिख दिए हैं? तू ही बता, कैसे जी हम इस ठंड में? ना हमारे पास खाने को दाना है, ना पहनने को गर्म कपड़े और ना ही ओढ़ने को रजाई। हर बरस हमें ये ठंड का कहर काटना पड़ता है। तू रो क्यों रही है बहू? भाग्य का लेखा कोई नहीं मिटा सकता। इस गरीबी और ठंड के कहर में दिन काटना ही शायद हमारी किस्मत में लिखा है। इसके बाद कविता घर में रखे थोड़े से आटे से रोटी बनाकर सभी को खिलाती है। गरीबी इतनी थी कि वो सब आधा पेट खाकर ही रह जाते थे। अब गुजरते दिनों के साथ ठंड और बढ़ जाती है और एक रोज कविता को काम पर पहुंचने में देरी हो जाती है। तभी देर से आने के लिए तारा कविता को बहुत खरी खोटी सुनाती है। आओ आओ महारानी, आ गई तुम। नमस्ते मेम साहब। तेरे नमस्ते गया तेल लेने। कहाँ थी तू अब तक? इतनी देर से क्यों आई है? तारा के चिल्लाना सुनकर वहाँ सास नीरजा आ जाती है। तारा बहू, क्यों सुबह सुबह उस बेचारी को सुना रही है? देख कैसे ठंड से थर थर कांप रही है। मम्मी जी, मैंने इस गरीब की ठंड का ठेका नहीं लिया। कितनी बार कहा है आपसे मैंने, इन जैसे गरीबों को ज्यादा मुंह मत लगाइए, मगर आप तो इसे सर पर बिठा कर रखती हैं। तभी तो इसके भाव बढ़ गए हैं और आजकल इतनी देर से आने लगी है। कविता, आज तो मुंह खोल कर बता दे, तुझे हमारे घर में काम करना है या निकाल दूं तुझे? इस पर बेचारी उस गरीब बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं नहीं मालकिन, भगवान के लिए मुझे काम से मत निकालिए। मैं कल से जरा भी देर नहीं करूंगी। अब ज्यादा आंसू मत दिखा। चल सफाई कर और कुछ अच्छा बनाना आज। रूही बेबी, चलो बेडरूम में चलते हैं। तारा अपनी बेटी रूही को लेकर कमरे में आ जाती है और दोनों रजाई में डुबक जाती हैं। तभी कविता कमरे में आकर झाड़ू लगाती है। अरे वाह मम्मा, ये नई वाली रजाई तो बहुत ही गर्म है। इसमें तो जरा भी ठंड नहीं लग रही।
मगर मम्मी अब हम पुरानी वाली रजाई का क्या करेंगे? करना क्या है, उस रजाई को फेंक देंगे। ये सुनकर कविता का हाथ रुक जाता है और वो मुंह खोलकर रजाई मांगती है। मालकिन, अगर वो रजाई आपके काम की नहीं तो आप मुझे दे दीजिए, मेरा परिवार ओढ़कर सो जाएगा। वाह जी वाह, ये सही है। पैसे के साथ अब हम अपने घर का सामान भी दे दें तुझे। जरा भी शर्म नहीं आई है मुंह खोलकर रजाई मांगते हुए? औकात एक पैसे की भी नहीं, बस मुंह फाड़ दो गरीब। तारा के ताने उस गरीब बहू के कलेजे को छलनी छलनी कर देती हैं और वो उदास घर लौट आती है। उस रात उस गरीब बहू का परिवार खा पी कर अपनी झोपड़ी में सो रहा होता है। तभी बहुत तेज बर्फीला तूफान उठता है, जिससे कि खिड़की का पल्लड़ा भी टूटकर गिर जाता है। माँ देखो, हमारी झोपड़ी की खिड़की टूट गई, झोपड़ी भी हिल रही है। अरे ये ठंड का कहर तो अब झेला नहीं जा रहा। सच कह रहे हैं आप, अब ये भयंकर जाड़ा तो काटे नहीं कटता। अपने बूढ़े माँ बाप और बच्चों को बिना स्वेटर और रजाई के ठंड में ठिठुरते देखकर भोला की पलकें भीग जाती हैं। ये ठंड का मौसम बस उन अमीरों के लिए बना है जिनकी जेब नोटों से भरी है। मेरी आंखों के सोझे मेरे बूढ़े माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार ठिठुर रहा है और मैं बैठा देख रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा कविता, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। अजी, आप खुद को क्यों दोष देते हैं? शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। कविता अपने परिवार को ठंड में ठिठुरता नहीं देख पाती और फटा मेला चादर खिड़की पर टांग देती है। बहू, ये क्या किया तूने? एक ही तो चादर थी, वो भी तूने खिड़की पर टांग दी। अब इस कड़कड़ाती ठंड में तुम क्या उड़ोगे? पूस का जाड़ा बहुत दुखदाई होता है। माँ जी, मैं ठीक हूँ, आप और बाबूजी सो जाइए। आओ बच्चों, मैं तुम्हें सुलाती हूँ। ठंड की वजह से वो अपने परिवार को बोरी उड़ाकर सुला देती है, मगर ठंड इतनी थी कि उस गरीब बहू की आंखों में नींद नहीं थी। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन काम पर। कविता, ये लो बेटी, ये मेरे दहेज के कुछ शॉल स्वेटर हैं, रख लो। नीरजा का दया किया देखकर उस गरीब बहू की आंखों से टप टप आंसू गिर पड़ते हैं। शुक्रिया माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता आज आपने मुझ गरीब पर कितना बड़ा उपकार किया है। ये गर्म कपड़े मेरे परिवार की जिंदगी है, सांसें हैं उनकी। क्योंकि हमारे पास तन ढकने को कुछ नहीं, न रजाई न कपड़े, हाल बेहाल है। तभी तारा आकर कविता से वो सारे गर्म कपड़े और कंबल तक भी छीन लेती है। मुझे तो लगा था कि तुम एक नंबर की चोरनी है। देखो जरा, रजाई कपड़े कहाँ ले जा रही थी? नहीं मालकिन, मैं चोर नहीं, ये तो मुझे बड़ी मालकिन ने दिया है। तो चुप कर, तो जैसे गरीबों को मैं अच्छे से जानती हूँ। दो आंसू दिखाते नहीं कि अमीर लोग पिघल जाते हैं। तुम्हारा बस चले तो हम जैसे अमीरों की जेबों तक खाली करवा दो तुम, रो रो कर। बस कीजिए मालकिन, बस। अरे आपको तो बस गरीबों पर लांछन लगाना आता है। एक दिन हम गरीबों की जिंदगी जीकर तो देखिए, फिर पता चलेगा ठंड का एहसास, जब किसी गरीब के जैसे बिना रजाई और बिछोनी की सोना पड़ेगा। मुबारक हो आपको आपकी नौकरी, मैं जा रही हूँ। कविता फूट फूट कर रोते हुए जाने लगती है। तभी तारा को अपनी तमाम गलतियों का एहसास हो जाता है और वो पछताते हुए कहती है, रुक जाओ कविता, मुझे माफ कर दो। अमीर घर की बेटी और अमीर घर की बहू होने की वजह से मैंने जो चाहा, जो मांगा, मुझे सब मिल गया। इसलिए मुझे गरीबों की जिंदगी के दुखों का एहसास हुआ ही नहीं। मगर अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी, यही ठहरो। इसके बाद तारा अपने कमरे में से एक नई रजाई और कुछ गर्म कपड़े उस गरीब बहू को देते हुए कहते हैं, ये लो कविता, ये रजाई और कुछ गर्म कपड़े तुम्हारे बच्चे और परिवार के लिए। शुक्रिया मालकिन, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने दिन ठंड के कहर में जीने के बाद उस गरीब बहू और उसके परिवार को रजाई मिल जाती है, जिसके बाद वो रात उनके लिए कांटों भरी नहीं बल्कि खुशियों भरी बीतती है। वहीं अमीर बहू तारा सड़क पर सोने वाले गरीब लाचार लोगों में कंबल और कपड़े दान करती है।